तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वहाँ के पूर्व प्रत्याशी वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी परवेश मिश्रा साहब से मुलाकात हुई है। तो आज बगहा के जो क्षेत्र है वाल्मीकि नगर जो लोकसभा क्षेत्र है, इसके बारे में क्या डेवलप हुआ है, मतलब आगे क्या डेवलप होगा, सरकार की क्या नीति है, अगर इनकी सरकार बनी तो क्या नीति रहेगी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सर, जो आगे वाला चुनाव आने वाला है तो उसके बारे में जो कांग्रेस की नीति है क्या रहेगी। देखिए, अभी पंचायत चुनाव के बाद एमएलसी का चुनाव होना है, विधान परिषद का चुनाव होना है और कांग्रेस की तरफ से यहाँ एक उम्मीदवार उतारे जाएंगे, कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार होंगे। मैं चूँकि लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ तो मेरा प्रयास होगा कि जो भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार आएँ उनको जिताया जाए और ये मैसेज दिया जाए सिस्टम को कि यहाँ जो हमारे लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे बहुत कम मार्जिन से मैं हारा, तो लोगों का जो उत्साह मेरे साथ था वो आज भी बना हुआ है। कांग्रेस के प्रति लोग आज भी जुड़े हुए हैं, आशान्वित हैं और कांग्रेस में ही भविष्य ढूंढ रहे हैं। इसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं खुद अपने ब्लॉक अध्यक्षों से संपर्क कर रहा हूँ, विभिन्न सेल के जो अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ। उनके माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं गाँव में उनको भी संपर्क किया जाए। जो उम्मीदवार घोषित हों उनके तरफ से जो प्रयास होगा वो अपनी जगह पर, लेकिन संगठन की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जाना है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जो शिक्षा है काफ़ी पिछड़ी हुई है। बगहा में काफ़ी स्कूल हैं जो चल नहीं रहे हैं, अभी चल रहे हैं तो उसमें पर्याप्त शिक्षा नहीं है। जैसे कि डीएम एकेडमी है, उसमें 12th क्लास के कोई साइंस के टीचर नहीं है। तो इसके बारे में अगर आपकी सरकार आई तो इसके बारे में आपका क्या डेवलप हो, मतलब क्या करना चाहेंगे। देखिए, अब सरकार जब आएगी उसके पहले की बात मैं बता रहा हूँ। चुनाव में मैंने शिक्षा पे बहुत फोकस करके बात कही थी और मेरा पहले ही सीएम को पत्र जा चुका था। चुनाव के बहुत पहले बहुत सारा डिमांड हमने यहाँ के लिए किया था। शिक्षा व्यवस्था को खूबसूरत और सुदृढ़ बनाने के लिए मैंने एक योजना भी उनको सुझाव में रखा था, कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं, शिक्षकों का अभाव है। जो शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिलता है, उनका मनोबल गिरा रहता है। और बेसिक शिक्षा जहाँ भी है, बेसिक शिक्षा में भी समस्या है कि भाई खिचड़ी के नाम पे आप बच्चों को दे तो रहे हैं लेकिन उसमें क्या क्या जो देना है वो देते नहीं हैं और ज़्यादातर समय उसी में उलझा रहता है। उसका एक व्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए कि पढ़ाई के समय में पढ़ाई हो, खाने का समय में खाना हो और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं कम से कम उनके मनोबल को हाई रखने के लिए उनको जो मानदेय राशि, जो सैलरी दी जाती है उस समय पर दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। डीएम एकेडमी का जहाँ तक आपने सवाल किया, तो डीएम एकेडमी से मेरा भी कुछ पुराना लगाव है, क्योंकि बहुत वर्षों पहले जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ आकर एक परीक्षा भी मैंने दिया था, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम लोग को बचपन में जब स्कॉलरशिप का होता था तो यहाँ दिया था। इस स्कूल से मेरा लगाव है और मैं आज स्थानीय जो जनप्रतिनिधि से कहीं मुलाकात हो गई थी, जो विधायक हैं अभी जीते, उनसे भी मैंने कहा है कि भाई यहाँ जो विकास का स्वरूप होना चाहिए उसको बृहद रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए आप विपक्षी नेताओं से भी बात करें और उनसे भी सलाह लें और जो मूलभूत समस्या है उस पर फोकस करके करिए। जात पात की राजनीति बहुत हो चुका, बहुत कर चुके हैं आप लोग, अब कम से कम विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो जो शराब है, नीतीश कुमार ने शराब के नाम पर ही यहाँ पर सरकार बिहार में बनाया। तो शराब तो अभी लोग रोज़ मर रहे हैं शराब से इसी विधानसभा क्षेत्र में। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। शराब सुशासन का प्रतीक बनाने का प्रयास था कि शराब बंद कर दिए, हम सुशासन ला दिए, जबकि शराब घर घर उपलब्ध है। जो पीने वाले हैं सबके पास उपलब्ध है। कहाँ से आ रहा है, प्रशासनिक कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें है। लोग अगर मर रहे हैं शराब पी करके तो कहीं बना होगा तभी पिए हैं, कोई लाया होगा तभी वो लिए हैं।
तो ये प्रशासनिक बद इंतजामी का सबसे बड़ा जीता जाता प्रमाण है, और सुशासन का पोल इससे बढ़िया कुछ नहीं खुल सकता है। ये पोल खुल चुका है, और नीतीश बाबू ढिढोरा पीटने में तो पहले माहिर थे, अब तो ढिढोरा पीटने के साथ साथ बहुत गरज गरज के बोलने भी माहिर हो गए हैं, और अपनी ही बात को अपने ही बात से काटने में माहिर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लोग के साथ जो कुछ हुआ है, जैसे हमारे लोकसभा क्षेत्र में ही लौरिया और रामनगर के बीच में कुछ गांवों में ऐसा हुआ कुछ दिन पहले, अभी नौतन में ऐसा हुआ है, गोपालगंज में ऐसा हुआ, तो हर एक जगह ये हो रहा है। ना किसी प्रशासनिक अधिकारी का तबादला हुआ, सस्पेंशन हुआ, ना कार्रवाई हुई। सिर्फ एक थानेदार के ऊपर कार्रवाई करके आपने कह दिया कि खाना पूर्ति हो जाए, सारा चीज़ हो, ऐसे नहीं हो सकता। और लोग जानबूझ करके इसको प्रमोट कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से इस कारोबार, इस पूरे व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं। ओपन सिस्टम में दिख रहा है कि राजस्व का घाटा हो रहा है, राजस्व का भारी नुकसान है, और पिछले साइड से रिश्वत इसमें ज़बरदस्त चल रहा है। लोग रिश्वत लेकर के इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको लाने ले जाने में मदद कर रहे हैं। तो प्रशासन के लोगों का एकदम खुला खेल है, और इससे बड़ा गंदा खेल कोई खेल नहीं सकता है। सुशासन बाबू को इसमें कहीं ना कहीं सावधान होकर के और ग्राउंड जीरो की हकीकत को जानने के लिए कहीं ना कहीं से किसी विशेष जांच एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच करानी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, बिहार में जो 2 उपचुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस की पराजय क्यों हो गई, इसका क्या मुख्य कारण था? मुख्य कारण ये था, कांग्रेस ऑलवेज हमेशा राजद के बीच पिछले 2 दशक से राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, और राजद और कांग्रेस के साथ एक नैसर्गिक गठबंधन के जैसे माहौल बना रहा। राजद की तरफ से अचानक चुनाव में एक तरफा गठबंधन तोड़ने का फैसला कर दिया गया। अब आनन फानन में एक सप्ताह के पहले अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो निर्भरता चूँकि एक दूसरे के ऊपर पार्टियों में रहती ही रहती है, और उसका परिणाम कुछ कभी अच्छा आता है, कई बार उसका दुष्परिणाम भी आता है। तो कांग्रेस पार्टी चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, तो अगर गठबंधन राजद ने तोड़ने का फैसला किया तो कांग्रेस को तो अपना स्टैंड लेना था। कांग्रेस अपने तरफ से अपने पैर पर खड़ा होने के लिए जो भी है सार्थक प्रयास की। चूँकि लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी की तरफ से कुछ भ्रामक प्रचार किया गया कि सोनिया गांधी जी से बात हो गई है, ऐसे हो गया है, तो मतदाताओं में एक भ्रम की स्थिति बने कि हो सकता है कांग्रेस और राजद के बीच कहीं ना कहीं किसी लेवल पे बातचीत हो गई है, उम्मीदवार विड्रॉ हो रहा है, या जो भी चीज़ें हुई, मतदाता उससे भी कंफ्यूज है, इसलिए कांग्रेस को वोट कम आया। अगर कांग्रेस राजद मिलकर लड़े होते तो स्वाभाविक तौर से जदयू हारती वहाँ। जितने मार्जिन से हम कांग्रेस को जो वोट मिला है उतने ही मार्जिन से तारापुर में हम हार गए हैं, राजद हारी है। अब कुशेश्वर स्थान की स्थिति भी लगभग वही है। तो साफ साफ है कि कहीं अगर गठबंधन को जो लोग चलाना चाहते हैं तो बुनियादी तौर पे उसको या तो मजबूती करें, और नहीं चलाना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से लाइन खींच लें। सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी मजबूती डेवलप करें, और पहले से माइंड मेकअप रहे कि हमको चुनाव लड़ना है, तो अंत टाइम में जो अफरा तफरी का माहौल होता है वो ना हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके जो चीज़ें बनाने बिगाड़ने का प्रयास होता है वो ना हो। मैं तो यही समझता हूँ, और इसी वजह से पार्टी चुनाव में पराजित हुई। चूँकि जल्दीबाजी में वो लिया गया निर्णय था, मजबूरी में भी निर्णय उसको मान सकते हैं, क्योंकि राजद ने पहले गठबंधन तोड़ने की घोषणा, उम्मीदवार हमारे सीट पे अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जो 70 सीट हमको मिला था उसमें हमारे कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस का उम्मीदवार पहले लड़ते थे, उस जगह पे राजद ने अपने तरफ से उम्मीदवार एक तरफा घोषित किया। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अपने बुनियाद को बचाने, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है, और इस 1-2 सीट के हार से हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। संघर्ष करेंगे, आगे लड़ेंगे, और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आदमी को मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे संगठन के लोग मेहनत करें। बाकी गठबंधन का फैसला पार्टी के लेवल पे, ऊपर लेवल पे अगर कहीं होता है तो उसका कहीं से विरोध नहीं है, सब जगह स्वागत है। हम पहले भी मिल के लड़े हैं और आगे भी मिल के लड़ सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में कांग्रेस और राजद के लोग अलग अलग हैं, तो हम सब लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल है, जो आगे चुनाव होने वाला है उसमें मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडा विकास होगा, और जो वादा खिलाफी हुआ है सरकार की तरफ से वही होना है।
चूँकि विपक्ष का जो रोल है उसको तो हम निभाएंगे, और किसानों के लिए जिस तरह से सरकार ने किसानों के हित की अनदेखी की है वो बेसिक मुद्दा है, हम लड़ते रहेंगे। और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ किसानों की समस्या सबसे बड़ी है। मिल मालिक घटतौली करते हैं और किसानों का गर्दन काटते हैं। किसानों का हित का जो संरक्षण होना चाहिए न मंत्री कर पा रहा है, न विधायक कर पा रहा है, न मिल मालिक कर पा रहा है। तो इसमें हमारी भूमिका बड़ी हो जाती है कि हम आंदोलन करें और किसानों के हित की रक्षा के लिए हम मिल मालिकों के ऊपर दबाव बनाएं कि कम से कम समय पर और उनको पेमेंट मिले, उनको जो कुछ मिलना है, जो कुछ सुविधा व्यवस्थित व्यवस्था के तहत दी जानी चाहिए उसको मिलना चाहिए। और चूँकि बाढ़ से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, तो ऐसा कुछ इंतजाम होना चाहिए ताकि लोगों को बाढ़ से के समस्या से हर साल जो फसल का नुकसान होता है उससे बचाया जा सके। इसके लिए भी हम अपनी तरफ से जो भी व्यवस्था होगा, जिस तरह से बात रखनी होगी आगे रखेंगे। बहुत